नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो नेपाल में जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण जो केपी ओली की गवर्नमेंट है वो टॉपल हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो हुआ क्या है, नेपाल में जो सिचुएशन है वो पॉलिटिकल अपहीवल की बनी हुई है। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, यानी कि वहाँ पे अगर हम देखें तो सिचुएशन ऐसी है कि एक गवर्नमेंट आती है, कुछ समय के लिए रूल करती है, फिर गिर जाती है, फिर दूसरी आती है, वो रूल करती है, वो भी गिर जाती है। तो हम इसको समझेंगे कि वो डायनेमिक्स क्या है। इसमें हम इसके पास्ट को जानेंगे कि पास्ट में नेपाल में किस तरीके से मोनार्की थी और कैसे उसका ट्रांजिशन किस में हुआ, डेमोक्रेसी में हुआ। ठीक है, और डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होने के बाद में इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ और क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और हम समझेंगे भी कि ये जो टॉपल हुआ है केपी ओली की गवर्नमेंट का, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे फॉर इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। यानी कि नेपाल के साथ में जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कैसे प्रभावित होंगे, किससे, उस गवर्नमेंट के जो अभी नेपाल में करेंटली थी टॉपल हो जाने के कारण। तो हम समझते हैं पहले कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे हैं क्या नेपाल के साथ में। हम सोच सकते हैं जैसे एक तो नेपाल के साथ में हमारा ओपन बॉर्डर है और सिक्योरिटी, तो यही एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो जाएगा। ओपन बॉर्डर होने के कारण होता क्या है, फेक करेंसी भी कई बार हमें देखने को मिलती है, भारत में नेपाल के थ्रू आती है। टेररिज्म जो है उसमें भी एक नेपाल एक किसका काम करता है, एक रूट का काम करता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में एंटर करते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही आर्म्स स्मगलिंग यानी कि हथियारों की तस्करी भी नेपाल के थ्रू भारत में होती है। और हम जानते हैं कि जब नेपाल में गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो उस टाइम पे क्या होगी, एनआरकी होगी। और एनआरकी की सिचुएशन में तो इस तरीके के जो क्राइम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से इंडिया का ये एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है। इसके साथ में ही बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया और नेपाल के साथ में चल रहे हैं। और हमें मालूम भी है कि नेपाल जो है भारत से ऊपर है, नॉर्थ में है, तो उसके कारण कुछ नदियाँ वहाँ पे क्या हैं, अपस्ट्रीम रिवर्स हो जाएंगी। अपस्ट्रीम कंट्री है नेपाल, जबकि इंडिया क्या है, एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है फॉर सम रिवर्स। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ जो हैं नेपाल से भारत में आती हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क हो गया। रिवर्स फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। ठीक है, इसके साथ में हमारे इकोनॉमिक और ट्रांजिट इंटरेस्ट भी नेपाल के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट को यूज़ किया जाता है नेपाल के द्वारा अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस वजह से नेपाल भारत पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके साथ में ही जो नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है उसके कारण मधेशी इशू एक बार हुआ था, है ना। जो मधेशी कौन लोग हैं ये आपको क्या करना है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल का पॉलिटिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको हम समझेंगे और उसके बाद में हम जो जेनजी प्रोटेस्ट है अभी का उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 1768 से 2008 तक नेपाल में मोनार्की थी। मोनार्की थी यानी कि राजतंत्र था। वहाँ पे किसका रूल था, शाह डायनेस्टी का, शाह वंश का शासन था। ठीक है, ये एक हिंदू डायनेस्टी थी, हिंदू मोनार्की थी। ठीक है, 240 साल तक इसने वहाँ पे रूल किया है और इस समय पे हमें एक ट्रेडिशनल रूल देखने को मिलता है। और 2001 में क्या होता है, 2001 में यह देखने को मिलता है कि जो सक्सेशन होता है यानी कि अगला राजा कौन बना है, उत्तराधिकार होता है, उत्तराधिकार की जो बात होती है उस समय पे हमें एक मैसेकर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं 2001 रॉयल मैसेकर। इस टाइम पे हुआ क्या था, ट्रेजिक किलिंग हो जाती है राजा वीरेंद्र की और उनके रॉयल फैमिली मेंबर्स की बाई क्राउन प्रिंस दीपेंद्र। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग केस है। ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तब भी यदि आप इसको चाहें तो अपने आप से एक बार पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो दीपेंद्र है उसके द्वारा हत्या करी गई थी राजा वीरेंद्र और उनके शाही परिवार के लोगों की। फिर हम देखते हैं कि राजा भी दीपेंद्र नहीं बनते हैं, राजा कोई और बनता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है और जो लेजिटिमेसी थी किसके पास में, मोनार्की के पास में, वो भी कमज़ोर होती है। और जो डेमोक्रेसी के जो मूवमेंट्स हैं या डेमोक्रेसी की जो डिमांड है नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है।
तो आपको एक टाइमलाइन याद रखनी है कि 1768 से 2008 तक मोनार्की रही है, राजतंत्र रहा है, लेकिन 2001 में जो ये रॉयल मैसेकर का मतलब होता है हत्याएं जो हुई, उसके कारण लोकतंत्र वहाँ पे उसकी डिमांड्स बढ़ने लग गई और राजतंत्र यानी कि जो मोनार्की है वो कमज़ोर होने लग गई। फिर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो 2006 से 2008 के बीच में होता है। तो कैटलिस्ट क्या है? वाइड स्प्रेड मास प्रोटेस्ट होते हैं, जन आंदोलन होते हैं, जिनको जन आंदोलन 2 कहा जाता है, अगेंस्ट दी मोनार्की। आउटकम क्या होता है? जो राजा था उस टाइम पे ज्ञानेंद्र, उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी एब्सोल्यूट पावर को त्याग दे, रिलिंक्विश कर दे। ठीक है। इसके बाद में 2008 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हो गया? संविधान सभा। और जो संविधान सभा बनी, कब बनी? 2008 में बनी। उसने क्या किया? उसने अबॉलिश कर दिया मोनार्की को। ठीक है। मोनार्की मतलब राजतंत्र, यानी कि जो राजा का तंत्र है, यानी कि राजा का जो सिस्टम है वो चला गया। ठीक है। नेपाल ऑफिशियली ट्रांजिशन इनटू अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। अब रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है ये आपको मुझे बताना है कि रिपब्लिक नेपाल बन गया, व्हाट डज इट मीन। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ये आपको समझना होगा। कुछ लोग ये कह देते हैं कि रिपब्लिक डे वो दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, वो एक अलग बात है, लेकिन रिपब्लिक का रियल मीनिंग क्या होता है यू शुड नो एंड यू हैव टू राइट इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो नेपाल उस दिन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया और एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। फंडामेंटल शिफ्ट कैसे हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में? मोनार्की से क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है। फिर हम बात करें कि जब 2008 में लोकतंत्र आ भी गया, डेमोक्रेसी आ भी गई, यानी कि जो पोस्ट ट्रांजिशन पीरियड था उसमें भी हमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। 2008 से नेपाल ने पॉलिटिकल वोलेटिलिटी को फेस किया है, यानी कि हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है वो लंबे समय तक रूल ही नहीं कर पाती है और वहाँ पे बड़ा ही हमें वॉलेटाइल सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है। चैलेंजेस इंक्लूड डिफिकल्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, प्रोनाउंस्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो परसिस्टेंट इनस्टेबिलिटी थी, इसके कारण जो रीजनल सिक्योरिटी है वो भी प्रभावित होती है और नेपाल के जो बाईलेटरल रिलेशंस हैं वो भी प्रभावित होते हैं। बाईलेटरल रिलेशन मतलब नेपाल के किसी दूसरे देश के साथ में जो रिश्ते होंगे, जैसे कि नेपाल इंडिया रिलेशन। ठीक है। जैसे कि नेपाल चाइना रिलेशन। अब बात ये आती है कि जब फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही हैं तो उससे बायलेटरल रिश्ते प्रभावित क्यों हो रहे हैं? देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई लेफ्ट विंग की पार्टी नेपाल में सत्ता में आएगी तो वो किसके साथ में रिश्ते बेहतर करेगी? चाइना के साथ में। ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म को मानती है और चाइना में कम्युनिज्म है। ठीक है। लेकिन जब नॉन लेफ्ट पार्टी आएगी वो अपने रिश्ते इंडिया के साथ में अच्छे करेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली इंडिया एंड नेपाल हैज़ बीन नेचुरल एलाइज। नेपाल को ये भी कहा जाता है दैट इट इज़ नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री, इट इज़ इंडिया लॉक्ड कंट्री, क्योंकि नेपाल का बहुत सारा जो रीजन है वो इंडिया के बॉर्डर पे ही लगता है और इंडिया पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है नेपाल। ठीक है। क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि 2025 में जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ है तो हुआ क्या है, तो बेसिकली जो ट्रिगर पॉइंट था यहाँ पे वो ये था कि नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पे बैन लगा दिया गया था। ठीक है। उनको हाईली सेंसर किया गया था। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन तक को बंद कर दिया गया था। और नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, जेनजी हैं, उनका कहना था दैट दे वर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स टू रेज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट द करप्शन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। बातें चल रही थी किस चीज़ की कि जो नेपो किड्स हैं या नेपो बेबीज़ हैं, किनके? पॉलिटिशियंस के, वो किस तरीके से एक लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और जबकि जो आम जनता है वो कितनी ख़राब स्थिति में है। तो जो गवर्नेंस है वो बहुत ख़राब है, पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन है और ऐसे समय में नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं और उनके बच्चे हैं वो एक लेविश लाइफस्टाइल यानी कि बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। ठीक है। तो इमीडिएट कैटलिस्ट सोशल मीडिया बैन था, है ना। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने डिसीजन लिया था कि वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसके कारण ये सिचुएशन आई।
इसके अलावा हमें एस्केलेशंस और वायलेंट कन्फ्रंटेशंस भी देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जब नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो रूलिंग गवर्नमेंट ने किस तरीके से लोगों को सप्रेस किया, जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। और उसके बाद में जब उसका रिटेलिएशन होता है तब वो इतना भयानक होता है जेनजी के द्वारा या प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसमें आग लगा दी, और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, जो फॉर्मर पॉलिटिशियंस भी थे, उनके घरों में भी आग लगाई गई, जिसमें एक पॉलिटिशियन की जो वाइफ है वो जिंदा जल के मर गई, उसको जिंदा जला दिया प्रोटेस्टर्स ने। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वायलेंट ये प्रोटेस्ट हो गया था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो ट्रिगर पॉइंट था वो तो सोशल मीडिया बैन था ही, ठीक है, लेकिन उसके पीछे के जो कॉजेज थे वो और भी थे, जैसे कि परसिस्टेंट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। अगर आप देखोगे नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो 15 से 24 साल के उम्र के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा था, 22.7%, सिग्निफिकेंटली हाइयर देन अदर डेमोग्राफिक्स। इसके साथ में जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण लोगों को आउटवर्ड माइग्रेशन करना पड़ रहा था। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो नेपाल है वहाँ के 76% या 77% जो घर हैं वो रेमिटेंसेस पर निर्भर थे। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में नौकरी करने जाता है, उसके बाद में वो क्या करता है, कुछ पैसा अपने फैमिली मेंबर्स को भेजता है। ठीक है, तो वो पैसा जो अपने फैमिली मेंबर्स को भेज रहा है भारत के बैंक अकाउंट में, अपने फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट में, वो पैसा जो है रेमिटेंस का पैसा कहलाता है। आप देख सकते हो 1995 से 1996 में 23.4% था, और अभी के समय में वो 76.8% हो चुका है। यानी कि नेपाल में कितने कम लोग जॉब कर पा रहे हैं और उनको माइग्रेट होके बाहर जाना पड़ रहा है। तो रेमिटेंसेस एक कॉर्नर स्टोन बन गया था नेपाल की इकोनॉमी का, जिसमें नेपाल की जीडीपी में जो योगदान है किसका, रेमिटेंस का, वो 33.6% है। बहुत ज़्यादा है ये। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी एक राज्य है जो रेमिटेंस में बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, और वो है केरला। तो केरला में भी अगर हम देखेंगे तो स्टेट में जॉब्स बहुत कम हैं, और ज़्यादातर लोग वेस्ट एशिया में, अरब कंट्रीज़ में जॉब करने जाते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, और उसके दम पर ही केरला की भी इकोनॉमी चल रही है। वो रेमिटेंस जो वहाँ से भारत में आता है, स्पेसिफिकली केरला में आता है, और इट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ये क्या होता है, ग्लोबल मार्केट वल्नरेबिलिटी जब भी होगी उससे हमारी जो लोकल इकोनॉमी है केरला की वो प्रभावित होगी। इसी तरीके से नेपाल की सिचुएशन भी है कि जब इतने सारे लोग बाहर काम करेंगे और अगर हम देखें कुछ वल्नरेबिलिटी आती है, उसके कारण नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल डगमगा जाएगी। ठीक है, तो मेन रेमिटेंस का सोर्स आप देख सकते हो, कतर है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, यूएई है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ रेमिटेंस ओरिजिनेट फ्रॉम अदर कंट्रीज विद 20% स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो नेपाल का जो स्टेटस है वो क्या है, वर्ल्ड का 4th मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री होना, और ये हाईलाइट करता है उसकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को, यानी कि वो इकोनॉमिकली कितना कमजोर देश है, कितना वल्नरेबल है टू ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल लेबर मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड पॉलिसीज। अगर हम बात करें सोशल डायमेंशंस ऑफ माइग्रेशन और प्रोटेस्ट की, तो हम देख सकते हैं कि रेमिटेंस से इकोनॉमिक सपोर्ट भले मिलता हो, लेकिन फैमिली सेपरेशन होता है। ठीक है, उसके कारण हम देख सकते हैं कि आप पैसा कमा रहे हो लेकिन एक सोशल कॉस्ट पर, अपनी फैमिली की कीमत पर। ठीक है, इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, एज नॉट ऑल हाउस होल्ड्स बेनिफिट इक्वली फ्रॉम रेमिटेंसेस। ठीक है, तो जेनजी के जो प्रोटेस्ट हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक प्रोफाउंड फ्रस्ट्रेशन को, जो रूटेड है, जो कॉम्प्लेक्स नेक्सस है, उसमें सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है, वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो इशू है, वाइडर इशू है, वो है पुअर गवर्नेंस का, जॉब स्कार्सिटी का, करप्शन का, एंड एग्जासर्बेटेड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक आर्थिक असमानता जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वह एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिकल चेसबोर्ड किस तरीके से नेपाल बना हुआ है। ठीक है, इंडिया, चाइना और यूएस जो नेपाल में है, तो चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से नेपाल को ल्योर करने की कोशिश कर रहा था। हमें मालूम है कि जो केपी ओली शर्मा की सरकार थी, केपी ओली जी की, वो एक बेसिकली लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट थी, कम्युनिज्म से प्रभावित गवर्नमेंट थी, जिसके कारण नेपाल का इंक्लिनेशन चाइना की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और केपी ओली कई बार इंडिया की टेरिटरीज को
नेपाल की टेरिटरी बताते नजर आते थे। जैसे कि अगर हम देखें तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, दीज आर द टेरिटरीज विच लाइज इन इंडिया। इनको नेपाल के पीएम के द्वारा कई बार ये क्लेम किया गया दैट दीज आर दी टेरिटरीज ऑफ नेपाल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना के प्रभाव में आकर भारत का विरोध भी नेपाल में किया जा रहा था, और नेपाल में कई बार नेशनलिज्म का मीनिंग भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बनता हमें नजर आता है। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि जो यूएस है वो भी पीछे नहीं है, वो अपना एमसीसी एग्रीमेंट, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एग्रीमेंट लेके आया था नेपाल में। ठीक है, तो ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ये यूएस फॉरेन एड एक एजेंसी है जो ग्रांट्स देती है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? दान देना। लोन नहीं दे रहे हैं, उधार नहीं दे रहे हैं, दे आर गिविंग ग्रांट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है कई बार कि नेपाल और भारत का रहा है। ठीक है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होने के कारण इंडिया उसका एक नेचुरल पार्टनर बनता हमें नजर आता है। लेकिन हमें मालूम है कि किस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण विवाद भी पैदा हुए हैं। इसी तरीके से जब 2008 में नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेसी बन गया था, तब मधेशी इशू जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि जो मधेशी कम्युनिटी है जो नेपाल में रहती है उसको बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था जब वहाँ पे पावर ट्रांजिशन हुआ था। फिर हम बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या होंगे पोस्ट डेमोक्रेसी नेपाल में। तो हम बात कर सकते हैं कि भाई जब नेपाल में लोकतंत्र आया तो समस्याएं भारत के लिए क्या पैदा हो गई। देखो, एक तो जैसे ही लोकतंत्र वहाँ पे आया है उसके बाद में वहाँ पे फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस हुए हैं। जब तक वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, मोनार्की थी, तो सरकार तो फिक्स थी। तो एक बार यदि आपने किसी राजा के साथ में जो वहाँ पे रूल कर रहा है रिश्ते अच्छे कर लिए हैं तो ट्रेडिशनली रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब कहीं पे डेमोक्रेसी है तब आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी वैसे ही आपको दोबारा से जो रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, और नेपाल में सरकारें भी इतनी जल्दी जल्दी बदली हैं कि जिसकी वजह से पॉलिसी चेंज भी बड़ी जल्दी जल्दी होता है। तो जो पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए थी वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए और जॉइंट प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो हिंडर होता है, उसमें एक बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो केपी ओली की सरकार थी वो प्रो चाइना थी, तो हमें प्रो चाइना सेंटीमेंट्स और लीडरशिप अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसको भी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो ये क्या था, एक चैलेंज था जो ट्रेडिशनल स्फेयर को है, यानी कि जो भारत के हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं नेपाल के साथ में वो हमें कमज़ोर होते नजर आ रहे थे जब नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर लिया था। फिर हम बात कर सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ की। तो हमें मालूम है कि किस तरीके से जो डिस्प्यूट है वो 3 टेरिटरीज लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर है। ठीक है, फिर नदर्न फ्रंटियर सिक्योरिटी भी एक चैलेंज बनेगा। देखो, अभी हम जब इंडिया को देखते हैं तो भारत में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं वो कहाँ से नज़र आते हैं? एक तो पाकिस्तान से नज़र आता है और उसके अलावा चाइना से नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं 2 फ्रंट वॉर भारत लड़ रहा है, या 2 फ्रंट खतरा, यानी कि 2 बॉर्डर्स पे खतरा हमें नज़र आता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में यदि जो नेपाल है वहाँ पे भी एक ऐसी सरकार बन जाती है जो बहुत हद तक एंटी इंडिया है, तब हमें नदर्न फ्रंटियर पे भी एक सिक्योरिटी चैलेंज नज़र आएगा। उसके साथ में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बांग्लादेश है वो भी आज के टाइम में एंटी इंडिया होता नज़र आ रहा है। तो जो ईस्टर्न फ्रंट है हमारा उस पर भी हमें खतरा नज़र आएगा, और इसके साथ में ही नेपाल यदि एंटी इंडिया हो जाता है तो हमें नदर्न फ्रंट पे भी खतरा नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि क्या बॉर्डर सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इसके साथ में हम बात करेंगे कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो भी डिमिनिश होगी और जो पब्लिक का परसेप्शन है वो भी इंडिया के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो डिस्पाइट डीप हिस्टोरिकल कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट, ठीक है, संशय अमंग नेपाली यूथ एंड सिविल सोसाइटी रिगार्डिंग इंडियाज इंटेंशंस, इस तरीके की बातें वहाँ चल रही हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से नेपाल में लोगों ने मिलके क्या कर दिया है, गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया है,
उसी तरीके की कोशिशें भारत में भी हो सकती हैं क्या? तो क्या वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं? क्या इंडिया की इंटरनल स्टेबिलिटी को हटाने की, कमज़ोर करने की कोशिश की जा सकती है? तो वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स क्या हैं? तो भारत में भी जेन जी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस भारत में भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके कारण क्या होगा? वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट होगा, यानी कि असंतोष की भावना होगी। और हम देख भी सकते हैं कि भारत में सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, बड़े मास लेवल पे हुए थे, शाहीन बाग में फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें भी रिजीम चेंज जैसे नारे लगे थे। इसके साथ में ही अभी रिसेंटली वोट चोरी के एलिगेशंस भी लगे हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो कई बार ऐसे एलिगेशंस भी लगते हैं कि जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस तरीके की चीज़ें देश में करवाई जा रही हैं ताकि क्या किया जा सके? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन को इंडिया में क्रिएट किया जाए। कंसर्न्स ओवर करप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल राइट्स की बात होती है, बार बार कहा जाता है कि सोशल मीडिया को सेंसर किया जा रहा है। इसके साथ में ही जो राइट टू प्राइवेसी है उसके इन्फ्रिंजमेंट के आरोप भी कई बार लगाए जाते हैं। यूथ का जो एक्टिविज्म है वो बढ़ रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है एंड ग्रोइंग प्रोपेंसिटी फॉर एक्टिविज्म अमंग द यूथ इंडिकेट रेडीनेस टू इंगेज इन पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट। फिर हम बात कर सकते हैं कि मिटिगेटिंग स्ट्रेंथ क्या है, कि भारत में अभी तक इस तरीके का टॉपल हमें देखने को क्यों नहीं मिला है। तो हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भारत में काफ़ी स्ट्रांग है, उसके साथ में हमारे यहाँ पे स्ट्रांग सिविल सोसाइटी है, फ्री मीडिया है, फ्री प्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि भारत में आज के टाइम में इस तरीके के टॉपल होना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम देखें रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर, तो भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो अभी रिसेंटली बढ़ी है। इसके साथ में इंडिया जीडीपी के मामले में भी अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया है किनको? जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। और जो मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। इस वजह से इंडिया में अभी इस तरीके का टॉपल हो सकता है, ये संभावनाएं हमें कम नज़र आती हैं। अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव एनालिसिस किसका, कि अभी बातें ये होने लग गई हैं कि देखो डेमोक्रेसी तो नेपाल में फेल हो गई है, तो क्या दोबारा से हमें मोनार्की की ओर आगे बढ़ना चाहिए? तो जो लोग मोनार्की की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और मोनार्की को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, उनके क्या मैटर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है, ये सिग्निफिकेंट सेगमेंट जो हैं नेपाली पॉपुलेशन के जो डिसइल्यूजन्ड हो चुके हैं, यानी जिनका मोह भंग हो चुका है 2008 में जो डेमोक्रेसी आई थी उसके बाद में जो परफॉर्मेंस रही है नेपाल के गवर्नेंस की, वो कहते हैं, वो एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं कि हमें दोबारा से हिंदू राजशाही की ओर लौट जाना चाहिए। और ये जो सेंटीमेंट है उसको फ्यूल किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है किसके द्वारा? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरीके से फेल हुई हैं, रैम्पेंट करप्शन जो हमें नेपाल में देखने को मिला है, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक अस्थिरता की सिचुएशन जो नेपाल में बनी है आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ मोनार्की। तो इसी वजह से उनका क्या कहना है कि दोबारा से राजतंत्र को स्थापित किया जाए। रिलीजियस सिंबॉलिज्म और प्रोफेसीज भी एक कारण है, कल्चरल कंटेक्स्ट है कि जो राजतंत्र था, स्पेसिफिकली जो शाह डायनेस्टी नेपाल में शासन कर रही थी, वो क्या थी? वो कस्टोडियन थी हिंदू फेथ की। डिबेट ऑफन टचेज अपॉन दिस रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक सेंटिमेंट अमंग दी सर्टेन सेक्शंस। तो बहुत सारे जो सेक्शंस के लोग हैं वहाँ पे, वर्ग के लोग हैं, उनका क्या कहना है? बहुत बड़े वर्ग का, एक निश्चित वर्ग का ऐसा मानना है कि हमें अपनी धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत को फिर से रिवाइव करना चाहिए, पुनर्जीवित करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो क्या ऐसा संभव है? तो हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि जो लीगल फ्रेमवर्क है नेपाल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, वो फर्मली ये बात कहता है कि नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मेकिंग मोनार्की रिस्टोरेशन अ कॉम्प्लेक्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। ठीक है, मेन स्ट्रीम अपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कभी चाहेंगी कि दोबारा से राजशाही आ जाए? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि अगर वहाँ पे दोबारा से मोनार्की आ जाती है, राजतंत्र आ जाता है, तो ये नेता कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कभी इस चीज़ को फेवर नहीं कर सकती कि राजशाही आ जाए। ठीक है, फिर पॉलिटिकल अनलाइकलीहुड भी है। जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है रिपब्लिक सिस्टम का,
और लैक ऑफ ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस। हमें एक राजनीतिक रूप से सहमति देखने को नहीं मिलती है इस मामले में, जिसकी वजह से नेपाल में राजतंत्र लौटेगा इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस भी हैं। हालांकि जनता ने प्रोटेस्ट किया है और जेन जी ने क्या किया है, नेपाल की प्रेजेंट गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की मांग बिल्कुल भी ये नहीं है दैट दे हैव टू रिटर्न टुवर्ड्स मोनार्की। उनको जो डेमोक्रेसी है उससे अभी भी आशाएं हैं, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र वहाँ पे रहे। ठीक है, उनकी कोर डिमांड बस ये है कि जब लोकतंत्र आए, जो भी सरकार आए, वो एक बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टेंजिबल हों। टेंजिबल मतलब ऐसी आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर मौके जो आपको नज़र भी आएँ, जो आपको दिखाई दें कि वास्तव में मिले हैं। ठीक है, फिर इसमें जो की टेकअवेज हो सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नेपाल की इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेके, उसको आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, खुद से एक बार पढ़ लेना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 2025 की अगर हम क्राइसिस को देखें तो ये केस स्टडी है डेमोक्रेटिक वल्नरेबिलिटी को लेके। तो कैटलिस्ट कौन है इसमें, यूथ की अपराइजिंग है। जैसे कि मैसिव यूथ लेड जो प्रोटेस्ट था उसने क्या किया, सत्ता परिवर्तन किया, और वो जो प्रोटेस्ट था उसमें एम्प्लीफिकेशन का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया डिजिटल एक्टिविज्म ने। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं किसकी, सिस्टेमेटिक वल्नरेबिलिटी की। जो क्राइसिस है वो अंडरस्कोर करती है कि किस तरीके से, अंडरस्कोर करती है मतलब हाईलाइट करती है। ठीक है, कि किस तरीके से नेपाल के जो यंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो ससेप्टेबल थे टू द पॉपुलर मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली व्हेन द ट्रस्ट इन द एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल प्रोसेस इरोड्स। फिर हम डिजिटल मोबिलाइजेशन और रिस्क की बात कर सकते हैं। ऑन गोइंग डुअल टेंशंस की भी हम बात कर सकते हैं। डुअल टेंशन क्या है, एक तो जो आफ्टर मैथ है वो एग्जासर्बेट करता है, बढ़ा देता है एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स को, मार्क्ड बाय अ कंटिन्यूड टेंशन, प्रो मोनार्की नॉस्टैल्जिया भी है और प्रो डेमोक्रेसी एस्पिरेशंस भी हैं। तो इसमें आपको एक टेंशन भी नज़र आएगी। फिर हम कंक्लूजन की यदि बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि नेपाल का फ्यूचर क्या हो सकता है और इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक पाथ की हम बात करेंगे कि नेपाल की जर्नी टुवर्ड्स स्टेबल डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, क्या चाहिए उसको, इंक्लूसिव गवर्नेंस चाहिए। ठीक है, अपने उसको इंस्टीट्यूशंस को उसको मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या हो सकता है, जिसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं समाज के, उन सबको समान अवसर मिले। ठीक है, रेजिलियंस अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। ठीक है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव क्या हो सकता है, इंडिया को बैलेंस करना होगा अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नेपाल के साथ में, और हमें बात करनी होगी, रेस्पेक्ट करनी होगी नेपाल की सोवरेनिटी की। ठीक है, और जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हमें कई बार नेपाल में देखने को मिलते हैं उनको भी हमें काउंटर करना होगा अपनी सॉफ्ट पावर की मदद से। ठीक है, फिर रीजनल जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल का केस हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का, जो साउथ एशिया के फ्यूचर को शेप करते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया के आसपास के बहुत सारे देश हैं जहां पे रिसेंटली आपको सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले यही स्थिति श्रीलंका में हुई थी, उसके बाद में यही स्थिति आपके बांग्लादेश में भी हुई, फिर नेपाल जो है उसमें भी हमें ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो हमें मालूम ही है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली पपेट गवर्नमेंट होती है, एंड द आर्मी ऑफ द कंट्री जो है वो रूल करती है कंट्री को इनडायरेक्टली थ्रू दी पपेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया और चाइना यही वो दो देश हैं जहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है पॉलिटिकल लेवल पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप वीडियो को लाइक करें, इसके साथ में हाइप जरूर करें, क्योंकि इसके जरिए हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है। ठीक है, थैंक यू।